हेलो फ्रेंड्स, समसमायिक घटना चक्रीय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं वत्सला पांडे अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास को आगे लेके बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने किया था सारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और बहुत सी ऐसी भारत की योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा, नरेगा एक्सेट्रा। आज हम नए टॉपिक को लेके, नई स्लाइड्स को लेके स्टार्ट करते हैं अपने अर्थव्यवस्था को। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस नाम से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। हो सकता है यूआईडी के नाम से आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर इसकी जगह हम ये लिख दें तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई भी हमारा स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो कि इससे वाकिफ ना हो। ये हमारा क्या है? आधार नंबर से, आधार कार्ड से आप सब भली भांति वाकिफ होंगे। आधार नंबर हमें कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है? सिंपल लैंग्वेज में तो हमें क्या करते हैं, वो भारत सरकार के द्वारा मिलता है। लेकिन भारत सरकार ने एक एजेंसी गठित किया गया है, ठीक है? कौन सी? उसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडी। यूआईडी का नाम ये है, इसका नाम बदल के आधार, ठीक है? जैसे आधार हमने बताया, आधार की एक बॉडी कौन है, आधार को किसने मान्यता दी है, आधार किसके में बनता है, क्या होता है, कौन इसका वेरिफिकेशन करता है, तो ये सारा यूआईडी के अंडर में होता है। आधार क्या है? आपका 12 अंकीय विशेष पहचान नंबर। ये आपको पता है आपका आधार नंबर कितने अंकों का होता है? 12 अंकों का। तो ये आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि आधार संख्या हमें, आधार नंबर कौन प्रोवाइड कराता है, किसके माध्यम से मिलता है? तो ये भारत सरकार के द्वारा एक संगठित किया गया था। किसे? यूआईडी को, जो कि जिसका फुल फॉर्म है, यूआईडी का फुल फॉर्म भी आ सकता है कि यूआईडी का पूरा नाम क्या है। यूआईडी का पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि आधार से रिलेटेड है। आधार हर भारत के नागरिक को दिया गया है। आधार नंबर कितने अंकों का होता है? आधार नंबर हमारा 12 अंकों का होता है, 12 अंकों का। और ये क्या होता है? एक विशेष पहचान नंबर होता है। हमारी पहचान का, आज के समय में हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा सूचक होता है। क्लियर? चलिए, सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में तिम्भली गांव के आधार परियोजना की सर्वप्रथम शुरुआत हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधार नंबर की शुरुआत कहां से हुई? तो आधार परियोजना की शुरुआत कहां से हुई? महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के तिम्भली, ठीक है? तिम्भली एक जिला था, गांव था। महाराष्ट्र के नंदुरबार क्या है? नंदुरबार जिला है, उसमें एक तिम्भली नाम का गांव है। वहीं से तिम्भली नामक गांव से ही आधार परियोजना क्या हुई? हमारी स्टार्ट हुई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, 25 से 27 सितंबर 2015 को सतत विकास लक्ष्य की अवधि के तय किया गया। कहां तक? 2030 तक कर दी गई। हमारा सक्सेस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। टारगेट, ठीक? सतत विकास, ये क्या है हमारा? सतत विकास की शुरुआत क्या की गई? 25 से 27 सितंबर 2015 को। इसे बढ़ा के इसकी अवधि कितनी कर दी गई? 2030 तक। 2030 तक इसकी अवधि कर दी गई। क्लियर? ओके। मिड डे मील से आप सब वाकिफ होंगे। मिड डे मील क्या है? मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है? प्राइमरी के स्कूलों में, भारत के प्राइमरी के स्कूलों में स्पेशली क्या दिया जाता है? बच्चों को दिन में भोजन के रूप में जो खाना दिया जाता है, उसे किस योजना के अंडर आती है? मध्याह्न भोजन योजना, जैसे कि आप सब ना जानते होंगे मिड डे मील। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश दोनों ने सामूहिक रूप से 15 अगस्त 2015 को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज मेक अ नोट, 15 अगस्त 2015 को मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई। तो इस स्लाइड में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।
चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आप इसे नोट कर लें। आधार नंबर कितने अंकों का होता है? आधार नंबर 12 अंकों का होता है, ठीक है, 12 अंकों का है। आधार की योजना कहां से शुरू हुई? आधार योजना महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के तेंबाली गांव से आधार की परियोजना शुरू हुई। सतत विकास लक्ष्य जो कि 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच 2015 में, इसको बढ़ा के कब कर दिया गया? 2030 कर दिया गया इसको, ठीक, 2030 कर दिया गया। मिड डे मील की स्थापना, इसकी योजना कब लाई गई? मिड डे मील वो योजना है जिसमें कि प्राथमिक शिक्षा संस्थान, प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को दिन में लंच टाइम में खाना प्रोवाइड किया जाता है, भोजन दिया जाता है, दिन के समय दिया जाता है, इसीलिए सिंपली आप याद रखोगे मिड डे मील योजना, ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ये सारे पॉइंट्स, सारी योजनाएं अभी तुरंत की हैं, तो आपको सारी की सारी याद रखनी होगी। आप क्लियरली इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। चाहे छोटे से छोटा आपका वनडे एग्जाम हो, चाहे बड़े एग्जाम हो यूपीएससी या यूपीपीएससी को लेके, ये सारे छोटे क्वेश्चंस टेक्निकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लान्स और योजनाओं को लेके, तो ये आते ही आते हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही इस योजना को शुरुआत किया। तो स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी के बर्थडे के दिन, गांधी जयंती के दिन से इसकी शुरुआत हुई कि भारत को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखिए, और इसी को लक्ष्य को रखते हुए स्वच्छ भारत योजना, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई, जो कि कब से हुई? 2 अक्टूबर 2014 से। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट, स्वच्छ भारत अभियान द्वारा स्वच्छ भारत का लक्ष्य वर्ष 2019 है, ठीक है, मतलब 2014 में ये शुरू हुई, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया? 2019 रखा गया। क्लियर? मतलब 5 साल का फर्क रखा गया, 5 साल का लक्ष्य रखा गया भारत को स्वच्छ बनाने के लिए। जब बापू की 150वीं जयंती मनाई जाएगी, मतलब 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। इसका टारगेट रखा गया, लक्ष्य रखा गया 2019 तक का लक्ष्य था कि हम पूरे भारत को स्वच्छ बना लेंगे। 2019 ही क्यों रखा गया? क्योंकि 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होती, ठीक है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा मनाया गया 2 अक्टूबर 2014 को, लेकिन स्वच्छ भारत की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को ही कर दी थी। तो 2 क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। स्वच्छ भारत अभियान को कब से लागू किया गया? तो स्वच्छ भारत अभियान योजना कब से शुरू हुई? 2 अक्टूबर 2014। लेकिन इसको कब घोषणा की गई? स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा कब की गई? तो स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा 25 सितंबर 2014 को हमारे उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने किया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, भारतवर्ष में केवल विकलांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कहां पर है? कहां है? चित्रकूट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला ऐसा जो सिर्फ दिव्यांगों के लिए यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय खोला गया है। कहां पे खोला गया है, स्थापित किया गया है? चित्रकूट में। चित्रकूट कहां है? हमारे उत्तर प्रदेश में। क्लियर? भारतवर्ष में भारतवर्ष में केवल विकलांगों के लिए, विकलांगों को विकलांग ना क्या क्या हम क्या कहते हैं? दिव्यांग, ठीक है। विकलांग ना कह के इन्हें हम दिव्यांग नाम से भी संबोधित करते हैं। तो भारतवर्ष में केवल विकलांगों अथवा दिव्यांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। क्लियर? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल एनडीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। इसका प्रमुख कार्य
पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करना था। इससे पहले वाले क्लास में हमने सारी मुख्य पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा। सन 1951 से 2012 तक शुरुआत रही, चली 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारे भारतवर्ष ने देखी, बनाई, ठीक है। उसके बाद से इसी पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग का गठन किया गया। इस पंचवर्षीय योजना को बनाना, उन्मूलन करना, उसको आगे बढ़ाना किसका काम था? राष्ट्रीय विकास परिषद का, जिसे कि हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी कहते हैं। क्लियर? तो एनडीसी का मुख्य काम, एनडीसी की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 में। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है और वैधानिक निकाय है कि असंवैधानिक निकाय है, तो आपको क्या कहना है? वित्त आयोग जो है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग क्या है? फाइनेंस कमीशन हमारा। पे कमीशन से कंफ्यूज मत होइएगा। तो वित्त आयोग हमारी क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग क्या था? संवैधानिक निकाय नहीं थी। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, इसीलिए इसे डिसॉल्व नहीं किया गया, इसे हम नहीं हटा सकते, बिकॉज क्योंकि ये हमारे भारत के संविधान में लिखित है। इसके बारे में हमारे संविधान क्या है? इसके रक्षक हैं एक तरीके से, तो इसे हम संविधान से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां देखा जाए योजना आयोग की बात, प्लानिंग कमीशन की बात, तो प्लानिंग कमीशन में क्या है? प्लानिंग कमीशन हमारा संवैधानिक निकाय नहीं है, इसी कारण इसे हम इतनी आसानी से हटा दिए और इसकी जगह क्या लाए? क्या लाए इसकी जगह? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, नीति आयोग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से ही नीति आयोग का गठन कर दिया गया। ये देखिए, तो योजना आयोग जो कि सन कब से शुरू हुई थी? 1951 से। 1951 से योजना आयोग का गठन हुआ था। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त किया गया। तो योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 1 जनवरी 2015 से, और उसके स्थान पे सेम डेट पे योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग तुरंत ला दिया गया। सारे फंक्शंस बेसिक उसी के हैं, सिर्फ इसके क्या है? हेड ऑफ द नीति आयोग कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। 1 जनवरी 2015 को ही योजना आयोग को समाप्त किया गया और उसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का गठन कर लिया गया। इसके प्रथम उपाध्यक्ष, अब देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे भारत के प्रधानमंत्री। हमारे जो भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री रहेंगे वो उस आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? पहले भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद पंगड़िया भारत के पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। और अगर पूछा जाए भारत के पहले नीति आयोग के अध्यक्ष, तो भारत के पहले नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र दामोदर मोदी थे, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष का पद सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के लिए ही संरक्षित है। जो भी बाहर से अलग से अपॉइंट होंगे वो होंगे उसके उपाध्यक्ष। तो पहले नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पंगड़िया थे। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ नोट, आप राइट कर लो। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई फॉर इंडिया। तो नीति का फुल फॉर्म हुआ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय ऐसी बॉडी जो कि भारत को ट्रांसफॉर्म करने में सहायता करे, दैट इज योर नीति आयोग। फिर से बता दे रही हूं एक ब्रीफ में, योजना आयोग को 15 अगस्त
1 जनवरी 2015 को समाप्त किया गया। उसी की जगह पे 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और इसके उपाध्यक्ष श्री अरविंद पंगड़िया थे। क्लियर? ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ नोट और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लानिंग एंड द पुअर। ठीक है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक है, एक बुक है। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर B.S. मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर बुक बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स, भारत की अर्थव्यवस्था पे बेस है किताब। इसके लेखक कौन है? B.S. मिन्हास। क्लियर? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रोग्राम कौन सा था हमारा? अगर किसी को याद हो, ठीक है, किसी को याद है? नरेगा। क्लियर? तो प्रथम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। यह रोजगार की एक योजना ना होके कानूनी व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये रोजगार की योजना नहीं है, सिर्फ ये प्लान नहीं है, प्लान फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? एक कानूनी लीगल प्रोसेस भी है, लीगल प्रोसेस भी है। ठीक है, क्लियर? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है, ये एक योजना ना होके, एक रोजगार योजना ना होके, एक कानूनी ना होकर कानूनी व्यवस्था भी है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी को 1 अक्टूबर 2011 से लागू किया गया। तो एक क्वेश्चन आपसे मिल गया यहाँ पे कि स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी कब से लागू हुई? तो स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी आपकी 1 अक्टूबर 2011 से लागू हुई। क्लियर? आर्थिक नियोजन संवर्तियों के, आर्थिक नियोजन किसकी हमने सूची पढ़ी थी? स्टेट, यूनियन, कॉन्करेंट। ठीक, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग किस में आती है? इन्होंने कहा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या हुई आपकी? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में हमने पहली बात की है, भारत में हम लोग 3 लिस्ट को एंजॉय करते हैं संविधान के बाद। जब हमारा संविधान बना 1935 के प्लान के बाद से ही 3 सूचियां बनाई गई, इसमें कि तीनों के अलग अलग सब्जेक्ट रखे गए। स्टेट का काम स्टेट देखेगा, सेंट्रल का काम सेंट्रल देखेगा, कॉन्करेंट दोनों इंपॉर्टेंट काम देख सकता है। तो आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? जिम्मेदारी किसके अंडर में आई? समवर्ती सूची में। इसके सारे जो पॉइंट्स थे, मानक थे, वो किस में आए? समवर्ती सूची में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आप बोलेंगे आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, उसी के अंतर्गत आता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। सीधे सीधे यही क्वेश्चन बन जाएगा, किस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? ठीक है, हमने पहली, दूसरी, 5वीं, तीसरी, चौथी, 5वीं सारी पढ़ी। आप इस हिसाब से देखा जाए तो आपको पूछा जाएगा किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? तो किस में दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 7th प्लानिंग कमीशन में। 7th प्लान जो आया था उसमें हमारा भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। क्लियर? केंद्रीय बजट, सेंट्रल बजट वर्ष 2014-15 में संबंधित गंगा संरक्षण अभियान को नमामि गंगे कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्लान। नमामि गंगे अभियान किस वर्ष लाया गया? तो किस वर्ष लाया गया? 2014-15। सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि इसको इसी से पूछा जा सकता है कि नमामि गंगे परियोजना कब लाई गई, नमामि गंगे अभियान कब शुरू किया गया? तो नमामि गंगे अभियान वर्ष 2014-15 के मध्य शुरू किया गया। इसी तरह दिया गया है कि केंद्रीय बजट, सेंट्रल जो बजट आता है हर साल हमारे, उसमें वर्ष 2014-15 में गंगा संरक्षण अभियान, इन्होंने क्या किया? नमामि गंगे को, गंगा संरक्षण प्रोग्राम का, उसी का नाम गंगा संरक्षण प्रोग्राम का नाम ही क्या किया गया? नमामि गंगे। सेंट्रल ने बजट रिलीज किया, क्यों? गंगा संरक्षण के लिए। क्लियर? तो गंगा संरक्षण प्रोग्राम ही को क्या कहते हैं? नमामि गंगे। इसे कब लाया गया? 2014-15 में। क्लियर? 1 अप्रैल 2015 को विदेश व्यापार नीति FDI, आप FDI सुने होंगे,
ठीक, 2015 से 20 जारी की गई, ठीक है। विदेश व्यापार नीति, ठीक है, फॉरेन के साथ, विदेश के साथ व्यापार नीति कब से लाई गई? 1 अप्रैल 2015 से विदेश व्यापार नीति को लाया गया। क्लियर? संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे रेशे के कपास के उत्पादन एवं निर्यात में विश्व में अग्रणी है। मतलब लंबे रेशे के कॉटन, लंबे रेशे के कपास का उत्पादन एवं निर्यात, मतलब प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम प्रोडक्शन भी है यहाँ पे। उत्पादन मीन्स प्रोडक्शन, निर्यात मीन्स एक्सपोर्ट। तो निर्यात में, एक्सपोर्ट में और प्रोडक्शन में यूएसए क्या करता है? लंबे रेशे कॉटन में, लंबे रेशे आप कपास में क्या है? विश्व में अग्रणी है, नंबर 1 पर है। किसमें? लंबे रेशे कपास के उसमें। सामान्य कपास के उत्पादन के संदर्भ में चीन का स्थान विश्व में शीर्ष पर है। अब देखिए, कपास पूछा जाएगा तो कंफ्यूजिंग हो सकता है कि भविष्य में कपास निर्यात या उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्वेश्चन में जरूर ये चीज चेक कीजिएगा कि लंबे रेशे के कपास के बारे में बात हो रहा है कि सिर्फ कपास के बारे में। अगर सामान्य कपास के बारे में बात हो रहा है तो इसमें शीर्ष स्थान पे चीन है, और लंबे रेशे के कपास के बारे में बात हो रही है तो इसके शीर्ष पर, इसके शीर्ष स्थान पे यूएसए। क्लियर? अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं, ठीक है, हिडन एक्सपोर्ट। अर्थव्यवस्था कहते हैं सेवाओं के निर्यात, सर्विस को क्या कहते हैं? सर्विस एक्सपोर्ट को हम कहते हैं, सर्विस के एक्सपोर्ट को हिडन एक्सपोर्ट। ठीक, अर्थव्यवस्था की भाषा में अगर देखा जाए तो जो सर्विस प्रोवाइड होती है, सर्विस के मतलब समझ रहे हो? इंडिया का बच्चा आईआईटी पढ़ा, सब पढ़ा, अमेरिका में जाके सेटल हो रहा है। अमेरिका वगैरह क्यों डेवलप कर रहा है? कि वहां के आज भी जितने आउटस्टैंडिंग कंपनीज हैं, बड़े लोग हैं, ज्यादातर बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं? कहीं ना कहीं दे बिलोंग्स टू इंडिया। ठीक है, एक छोटा सा यूट्यूब पे वो भी आया था कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। तो इसीलिए चाहे हमारे गूगल, पिचोई, किसी को आप देख लीजिए, सब क्या है? इंस्टाग्राम के हेड जो भी हैं, दे डायरेक्टली बिलोंग्स टू इंडिया। लेकिन ऐसी सेवाओं के निर्यात को हम क्या कहेंगे? वो सर्विस जाके बाहर दे रहे हैं, ठीक है इंडियन, बट दे आर सर्विसिंग टू द, दे गिव सर्विस टू द, प्रोवाइड सर्विस टू द अलग नेशन। ठीक है, तो उन इस टाइप की सेवाओं को क्या कहेंगे? हिडन सर्विसेज। क्लियर? हिडन एक्सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म व्हाट इज फेमा? कभी कभी पूछा जाता है ये चीज, व्हाट इज फेमा? सो द फुल फॉर्म ऑफ फेमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को क्या कहते हैं? फेमा कहा जाता है। इसके स्थान पे क्या है? फेरा के स्थान पे फेरा वर्ष 2002 से पूर्ण रूप से लागू हुआ। फेमा के स्थान पे फेरा, पहले क्या था? फेमा था। फेमा के स्थान पे क्या किया गया? 2002 में फेमा का स्थान किसने ले लिया? फेरा ने ले लिया। क्लियर? आयात निर्यात, एक्सिम बैंक का गठन, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये दोनों किसमें है? एक्सिम बैंक का गठन। एक्सिम बैंक में क्या होते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? एक्स से एक्सपोर्ट, इम्प से एक्स से एक्सपोर्ट, IM से इंपोर्ट। तो एक्सिम बैंक का गठन कब हुआ? एक्सिम बैंक का गठन वर्ष 1982 में हुआ। क्वेश्चन में भी आज पूछा जा सकता है कि एक्सिम बैंक का गठन कब हुआ, तो आप बता सकते हो। एक्सिम बैंक किसके हैं? ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके बैंक, लेके इनके कार्य के लिए बैंक है। इसका गठन वर्ष 1982 में हुआ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, कम करता है, तो इसका प्रभाव होता है कि आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। अगर कोई कंट्री, कोई देश अपने देश की मुद्रा का क्या करता है? अवमूल्यन कर देता है, वैल्यू कम कर देता है, तो इसका मतलब क्या होता है? उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? कि आयात, जो चीजें आ रही हैं, इंपोर्ट जो आ रही है वो महंगी हो जाएंगी, और जो निर्यात हो रही है, ठीक, वो सस्ती हो जाएंगी। तो मुद्रा के अवमूल्यन से यही प्रभाव पड़ता है। मुद्रा के अवमूल्यन से यह प्रभाव है कि आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। क्लियर? ये सब टेक्निकल इकोनॉमिक्स का
बेसिक पॉइंट्स है। क्लियर? जहां मांग से पूर्ति अधिक हो वहां क्रेता का बाजार कहलाता है। अब देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है, मांग हमारी क्या है 10 रुपए की है, ठीक, हमारी मांग 10% की थी, हमको 10 चाहिए थे, कोई भी चीज मान लीजिए, 10 स्कूटर मान लीजिए। तो जहां मांग से अधिक पूर्ति हो, और क्या पूर्ति कितनी हो रही है 20 की, मांग जहां डिमांड हमारी कितनी है 10 की जरूरत है, वहां पूर्ति की जा रही, पूर्ति अधिक होती है, मांग से पूर्ति अधिक होती है, पूर्ति हमें कितनी कह रहे हैं वो 20 कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है क्रेता का बाजार हो जाता है। क्या हो जाता है? मोनोपोली ऑफ कस्टमर, इसे कहते हैं मोनोपोली ऑफ, क्योंकि कस्टमर ये जान लेता है कि सामान ज्यादा है, बेचने की डिमांड ज्यादा, सॉरी पूर्ति ज्यादा हो गई है, सामान ज्यादा हो गया, डिमांड कम है, तो ऑब्वियस सी बात है बार्गेनिंग होती है। उसी माल की जो चीज 100 रुपए में बिक रही थी, अगर वो अपनी मांग से ज्यादा वहां पे उपस्थित है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इस कारण क्या होता है, जो हमारे ग्राहक होते हैं, जो हमारे क्रेता होंगे, उनके लिए बहुत ही लाभ का सिचुएशन रहता है, प्रॉफिटेबल कंडीशन होती है। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, क्रेता का बाजार, मोनोपोली ऑफ कस्टमर हो जाता है। अगर डिमांड कम है और मांग कम है और सामान ज्यादा है। क्लियर? इस पॉइंट का यही मतलब हुआ। कल्चर मोती का उत्पादन जापान में महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। अब एक क्वेश्चन बन जाएगा, कल्चर मोती कहाँ का मुख्य कुटीर उद्योग है? तो कल्चर मोती, ठीक है, कल्चर मोती जापान का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। क्या है? कुटीर उद्योग है। कहाँ का है? जापान का। कौन? कल्चर मोती। क्लियर? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का वार्षिक प्रकाशन करता है। ठीक है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक, ओके, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक, इसका वार्षिक एनुअल रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास के बैंक के वार्षिक प्रकाशन निकालती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, क्रय शक्ति क्षमता। क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है? परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी, PPP इज परचेजिंग पावर पैरिटी। ये क्या होती है? इसी के आधार पे भारत, चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसी के समान क्या आधार पे भारत, चीन और संयुक्त अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आप समझिए कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? अमेरिका हम कहते हैं, अमेरिका के बाद चीन और तीसरा नंबर भारत का लग रहा है। किस बेस को लेके? क्रय शक्ति क्षमता को लेके, क्योंकि परचेजिंग पावर इंडिया की चीन और अमेरिका के बाद की है। इसी बेस पे हम कह सकते हैं, इसी को मानक मान के ये कहा जा सकता है कि भारत, अमेरिका और चाइना के बाद तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्लियर? 1 जनवरी 1995 WTO, इस नाम से आप सब वाकिफ होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसी को ओसामा बिन लादेन ने उड़ाया था, आप सबको पता होगा। इसकी गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को WTO कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन बन गया कि WTO का फुल फॉर्म बताइए। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। एक ही पॉइंट से आपको 3 क्वेश्चन मिले। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क। सार्क के नाम से आप ऐसे जानेंगे, ओके, साउथ एशिया एरियाज रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है सार्क, की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई। तो सार्क की स्थापना, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। तो इस पॉइंट से भी 2 क्वेश्चन कि सार्क क्या है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि SAARC, ठीक है, जैसे कि हमने यहां लिखा है सार्क क्या है, तो सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय
सहयोग संगठन, इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में की गई। इसका मुख्यालय कहां है? क्वेश्चन, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। क्लियर? सार्क के कौन कौन सदस्य हैं? ठीक है, सार्क के सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। तो कितने हुए? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो सार्क के अंदर कितने देश हैं? सार्क के अंदर टोटल 8 कंट्रीज हैं। क्लियर? इसकी स्थापना कब हुई? दिसंबर 1985 में। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, आसियान। आसियान की स्थापना कब की गई? 1967 में। 1967 में एशियान की, जैसे सार्क है ऐसे ही एक संगठन एशियान भी है। हमारे ये हांगकांग वगैरह जो थाईलैंड वगैरह साउथ चाइना सी के पास वाले हैं, वो सारे देश क्या है? हमारे सार्क एशियन के अंदर आ रहे हैं। तो एशियन में आप क्या सुनेंगे? आसियान में, आसियान में इसकी स्थापना हुई सन 1967 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जकार्ता। जकार्ता किसके कैपिटल है? उस कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। ओके, जकार्ता कैपिटल है इंडोनेशिया। ओके, तो सार्क का प्रमुख मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। क्लियर? पत्र स्वर्ण एक टेक्निकल टर्म है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पत्र स्वर्ण क्या है? तो 4 ऑप्शन देंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या है? पत्र स्वर्ण का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, तो IMF इंटरनेशनल, ये क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? IMF। तो पत्र स्वर्ण क्या होता है? पत्र स्वर्ण का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। एक क्या होता है? एक राइट होता है, राइट ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, IMF की एक स्पेशल अथॉरिटी, उसी को हम कहते हैं पत्र स्वर्ण, गोल्डन लेटर। क्लियर? ओके, अभी हमने पढ़ा WTO की स्थापना कब हुई और इसका फुल हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेड ऑफिस कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई? अभी हमने पढ़ा है, कमेंट सेक्शन में आप तुरंत लिख के बताएंगे। क्लियर? ओके, सो WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका सदस्य भारत पहले नहीं था, लेकिन 1995 में क्या हुआ? WTO में भी भारत का सदस्य कब बना? 1995 में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष में बना? तो भारत सन 1995 में WTO का मेंबर बन गया। क्लियर? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? वॉशिंगटन में। क्लियर? सबके मुख्यालय, हेड ऑफिस आपको मानने चाहिए, जाने आपकी नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से किसी ना किसी का हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर पूछा जाता ही जाता है। तो प्लीज इसे स्टैटिक जीके के फॉर्म में भी क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर जो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सेटअप हो गई है वो वहीं पर है। तो आपको ये एज ए स्टैटिक जीके हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद होना चाहिए कि WTO का कहां पर है, आसियान का कहां है, सार्क का कहां है, वर्ल्ड बैंक का कहां है। ओके, वर्ल्ड बैंक आप नॉर्मल भी सुनते होंगे, सारा काला धन लोग यहाँ का वर्ल्ड बैंक में डाल रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुख्यालय वॉशिंगटन में। ओके, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, EU, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स। ये कहां पर है? ब्रुसेल्स में। EU, यूरोप इकोनॉमिक यूनियन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सबसे अंत में बना सदस्य है, जो 2012 में बना था। ठीक है, ब्रिक्स आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन सार्क का है, आसियान एंड ब्रिक्स, भारत इन तीनों का मेंबर है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? आप हमें लिख के बताओगे। ठीक,
बांग्लादेश, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ श्रीलंका एंड नाउ साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का फॉर्मूला, ब्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म यही, ब्रिक्स का फुल फॉर्म यही होता है। ब्रिक्स की स्पेलिंग आप देखा जाए तो हिंदी में ऐसे दिया है, इंग्लिश में इट इज BRICK। तो ये दिस इंडिकेट्स द नेम ऑफ द कंट्रीज। B फॉर बांग्लादेश, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर श्रीलंका। 2012 में इसमें सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया है, तो इस नाउ ब्रिक्सा। ओके, ब्रिक्स का नाम साउथ अफ्रीका ऐड के बाद इट्स बिकम ब्रिक्सा, लेकिन आप ब्रिक्स ही कहोगे उसे, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ब्रिक्स की सारी कंट्रीज हैं। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान क्षेत्र, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीतिक अनुसंधानी क्षेत्र का हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में स्थित है। ये रिसर्च सेंटर कहां पे स्थित है? दिल्ली में। नेशनल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, एग मार्क। आपने एग मार्क सुना होगा, किसी भी खाने के प्रोडक्ट पे, ठीक है, एडिबल पे, जो भी चीजें हम खाते हैं, ठीक है, एडिबल थिंग्स पे, ये क्या होता है, उसके सर्टिफाइड एक मोहर होती है कि अगर एग मार्क लगा है इट मींस इट इज सर्टिफाइड, कोई फर्जी या गलत चीज नहीं है। तो ये क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ प्योरिटी। क्लियर। सो एग मार्क की स्पेलिंग ऐसे AGMARK। ओके, ये एक प्रमाण चिन्ह है, जैसे कि हमने कहा ना सर्टिफाइड, ये एग मार्क सर्टिफिकेट देता है कि जो आप खा रहे हो ये क्या है, ऑथराइज्ड है, सर्टिफाइड है, ठीक है, गलत चीज नहीं है। जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पे लगाया जाता है, मतलब ऑलमोस्ट सारे एडिबल आइटम्स पे, अब वो तेल में लगाया जाएगा, तेल हम किसी भी एडिबल आइटम्स पे जो हम किसी ना किसी फॉर्म में खाते हैं, तेल डायरेक्ट नहीं खाते लेकिन खाना बनाने में तेल डालते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम डायरेक्टली नहीं खाते हैं लेकिन उससे क्या होता है, किसी ना किसी खाने के फॉर्म में यूज करते हैं। तो एगमार्क का एक सर्टिफाइड चिन्ह है, सर्टिफाइड इनका लोगो है, जो कि मेनली किस में यूज होता है, कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पे लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डाक विभाग द्वारा अप्रैल 2008 से प्रोजेक्ट एरो नामक परियोजना शुरू की गई थी। अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट एरो कौन से किससे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट एरो किससे संबंधित है, ये डाक विभाग द्वारा आपके पोस्टल सर्विसेज से, किससे है, प्रोजेक्ट एरो अगर आएगा तो आपके पोस्टल, इट इज रिलेटेड, प्रोजेक्ट एरो इज रिलेटेड टू पोस्टल सर्विसेज। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग का मुख्यालय कहां है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग का मुख्यालय मुंबई में है। दिल्ली के नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, इट इज सिचुएटेड देयर, लेकिन नाउ इट इज खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग का मुख्यालय मुंबई में है, क्योंकि आप इससे भी लगा सकते हैं कि खादी की चीजें, कपास किसने चरखा शुरू की, महात्मा गांधी ने। इट इज नियर अहमदाबाद, साबरमती आश्रम में, साबरमती आश्रम से मुंबई पास है, दिल्ली दूर है। तो एक सिंपल सी ट्रिक है कि आप कंफ्यूज भी ना हो। ठीक है। इसका गठन कब किया गया, किसका, आप पूछा जा सकता है एक ही पॉइंट से दूसरा क्वेश्चन। खादी एवं ग्रामीण आयोग के मुख्यालय कहां है, मुंबई में है, एक पॉइंट। दूसरा, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग का संगठन, इसे कब संगठित स्थापित किया गया, तो इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई। क्लियर। तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना कब की गई, 1956 में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कुल सड़क मार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। ये अपने हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स में पढ़ चुके थे कि सबसे ज्यादा रोडवेज या रोड का रास्ता सबसे लंबा किसका है, सड़क मार्ग महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा मैक्सिमम चलने वाली रोड्स वगैरह जहां यूज होती है, सबसे लंबा रास्ता महाराष्ट्र का है, नंबर 1 पे। दूसरे पे हम हैं, दूसरे पे उत्तर प्रदेश। अगर पूछा जाए भारत में कुल लंबाई सड़क मार्ग का सर्वाधिक दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है, तो दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, प्रथम पे महाराष्ट्र है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, JNNURM। ठीक है, आपने सुना देखा होगा, करीब 5 साल 7 साल पहले लगभग हर बस पे यही लिखा था, JNNURM लिखा था। इसकी स्थापना शुरुआत कब की गई, सन 2005 में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
कि शहरों को और मॉडिफाई करना, लोकल वाली बसें चलाना, ये सब आप बस देखे होंगे, उस पर JNNURM लगा होगा। इसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 2005 से। क्लियर? JNNURM दैट इज योर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का स्थान 24 जून 2015 से प्रारंभ किया गया। इसका क्या नाम कर दिया गया? अमृत। ठीक है, JNNURM का नाम बदल करके अमृत कर दिया गया आफ्टर द डेथ ऑफ हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पे ये 2015 में उनकी मृत्यु के पश्चात ये मिशन उनको समर्पित करके इस योजना का नाम अमृत कर दिया गया, जो कि पहले था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, बाद में इसे अमृत कर दिया गया। कब? 2015 के बाद। ओके, मतलब ये 2010-5 से शुरू हुई, 10 साल तक ही JNNURM के नाम से चली और 2015 में इसके JNNURM को ही अमृत कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगरीय समूह कहां पाया जाता है? जापान में। यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जापान का टोक्यो क्या है? जहां दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, शहरी वाला अर्बन मोस्ट पॉपुलेटेड अर्बन सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? जापान है। हमारे भारत में अगर पूछी जाए तो कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी कॉमर्शियल राजधानी। ओके, हमारी कॉमर्शियल भारत की व्यापारिक राजधानी किसे कहते हैं? भारत की राजधानी क्या है? आप सबको पता होगा, न्यू दिल्ली। क्लास 1 के बच्चे को भी पता होगा, लेकिन किसी को यह पता है कि भारत की व्यापारिक राजधानी कॉमर्शियल कैपिटल क्या है? तो द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज मुंबई। और भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगरीय समूह टोक्यो है। अगर इसे हम भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगरीय मुंबई है। क्लियर? ओके, यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टेबल हैं, ये टेबल रिलेट करते हैं। ओके क्लास, तो आज का क्लास हम यहां खत्म करते हैं, कल इस टेबल को लेके कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।